हेलो जी। वेलकम। नमस्कार। राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत अच्छी चल रही होगी। हम क्रम से टॉपिक वाइज आपके लिए चैप्टर ला रहे हैं, कर रहे हैं। चैप्टर में आपके बेसिक ठीक हो जाएं, आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लें और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, हम उन्हीं का उपयोग करके आपको धीरे धीरे आगे ले चलें। आज का हमारा नया टॉपिक परसेंटेज है। अभी तक हम लगातार आपको अर्थमेटिक में लेके चल रहे हैं ताकि आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट और लेसन में आपकी अप्रोच अच्छी बन जाए। परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आप बैंकिंग का, आप रेलवे का, आप एसएससी का या स्टेट कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम में लगभग परसेंटेज अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक इससे सीधे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे टॉपिक आप देखेंगे उन सभी टॉपिक में इसका यूज काफी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मन लगाकर सीखिएगा, कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। हेडिंग लगा लीजिए परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशतता। परसेंटेज प्रतिशतता। जब मैं इसके दो तीन बार नाम को नहीं जपता हूं, जब चैंट करता हूं, तो मुझे लगता है कि इसे प्रतिशतता क्यों कहा गया। काम तो हमें प्रतिशत से लेना है, प्रतिशतता क्यों कहा गया? तो आप मुन्ना समझिए, इसकी भाषा थोड़ा सा समझिए कि आपको एक विशेषण की तरह लगता है। कैसा लगता है? एक विशेषण की तरह लगता है। हाँ या ना? यह आपको एक विशेषण की तरह लगता है। इसका मतलब यह क्या है? किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला काम। इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है परसेंट की। अब मैं ये चीजें आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं ले चलूंगा नंबर के बड़े छोटे से कॉन्सेप्ट में, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। आप में से सारे बच्चे फ्रैक्शन के बारे में आपने सुन रखा होगा। हम हिंदी में भिन्न भी कहते हैं। और जब आपको मैं नंबर सिस्टम का वीडियो दूंगा, पढ़ाऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी चीज। अभी इसके बारे में छोटी सी चीज आप जान लो। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन वो है जो एक तो रेशनल है। ये रेशनल होने के कारण ये कैसा लिखा जाता है? पी अपान क्यू के रूप में लिखा जाता है। ओके। और क्यू एक से, क्यू एक से हमेशा क्या होगा? क्यू एक से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ऐसी स्थिति बनती है तो वो फ्रैक्शन होता है। तो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी हो गई। मैं प्रैक्टिकली आपको समझा दूं। जब मैं कोई गणितीय अंक का प्रयोग करता हूं, तो मैं किसी भी मैथमेटिकल वर्ड का, शब्द का यूज क्यों करता हूं? मेरे इंफॉर्मेशन देने के लिए। हाँ या ना? इंफॉर्मेशन देने के लिए। चलो, मैंने आपको इंफॉर्म किया देयर आर 12 हॉर्स। वहां 12 घोड़े हैं। देयर आर 100 रुपीज इन माई पॉकेट। मेरे जेब में 100 रुपए हैं। फॉर्मेशन है। और इस इंफॉर्मेशन का, पूरे सेंटेंस में इंफॉर्मेशन का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? मेरे पास कितने रुपए हैं, इसका आंकड़ा। आंकड़ा, क्वांटिटी। और जब क्वांटिटी या आंकड़े या इंफॉर्मेशन को मैं इंटीजर फॉर्म में दे सकता हूं, तो मैं इंटीजर लिखता हूं, वर्ड लिख देता हूं। बट अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन ऐसे देना हो, देयर आर 12 बनानाज and I ate
8 आउट ऑफ देम। 12 केले थे, उन 12 केलों में से 8 केले मैंने खा लिए, यानी मैंने 8 केले खाए। दैट इज सिंगल इंफॉर्मेशन। मैंने 12 केलों में से 8 केले खाए, दैट इज कंबाइंड इंफॉर्मेशन। यानी जब आंकड़ों के द्वारा मैं एक कथन में 3 इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूं, तब मैं हमेशा क्या करता हूं, फ्रैक्शन का यूज करता हूं। आप कहेंगे 3 इंफॉर्मेशन कौन से हैं? पहला, कितना खाया, आपने कहा 8 खाया, इंफॉर्मेशन हुआ। कितने में से, आप कहेंगे 12 में से, 2 इंफॉर्मेशन हुआ। मगर इन दोनों के कहे जाने पर तीसरा इंफॉर्मेशन जो हिडन है वो क्या? कितना शेष है, कितना बचा है। तो आप कहेंगे 12 था, 8 खा लिया, 4 बचा है। 12 था, 8 खा लिया, 4 बचा है, हाँ या ना? तो जब मुझे इस तरीके की इंफॉर्मेशन देनी होती है तो मैं फ्रैक्शन का यूज, तो एकदम तय हुआ कि फ्रैक्शन का यूज मैं क्यों करता हूं। अब थोड़ी सी मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर लूं। जब मैंने फ्रैक्शन लिखा 8/12, तो जो ऊपर था हिस्सा, इसको हमने नाम दिया किसका? अंश का। क्या नाम दिया? अंश का। और जो नीचे का हिस्सा था इसको हम क्या कह रहे हैं? हर कह रहे हैं। अंश को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। आया ना? इतनी बातें आपको क्लियर। और ये फ्रैक्शन अपने लोवेस्ट टर्म में कब होगा? ये फ्रैक्शन अपने लोवेस्ट टर्म में कब होगा? क्या ये अपने लोवेस्ट टर्म में है? आप समझते हो वर्ड लोवेस्ट टर्म? लोवेस्ट टर्म का मतलब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं दिखना। अब आप कहेंगे सर दोनों में मुझको 4 कॉमन दिख रहा है। अगर कॉमन दिख रहा है इसका मतलब ये अपने लोवेस्ट टर्म में नहीं है। और अगर मैं ये कॉमन दिखने वाला वर्ड निकाल लूं, अगर मैं 8 में से 4 निकाल लूं तो मेरे पास 2 बचेगा। 2 गुने 4 बराबर 8। और ठीक इसी तरीके से मैं 12 में से 4 निकाल लूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। यानी फ्रैक्शन अब क्या है? अपने लोवेस्ट टर्म में। फ्रैक्शन अब क्या है? अपने लोवेस्ट टर्म में है। स्कूल में हमने पढ़ा होगा कि जब भी फ्रैक्शन का जोड़ घटाना गुना भाग कुछ भी करना है, आप फ्रैक्शन को पहले लोवेस्ट टर्म में करो, तो उसके बाद करो, चीजें इजी हो जाएंगी। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? क्या इतनी छोटी मोटी चीजें आपको फ्रैक्शन के बारे में बिल्कुल क्लियर हैं? यानी ये जो नीचे का हिस्सा है हर, डिनोमिनेटर, इसे ही हम कह सकते हैं आउट ऑफ। यानी जो भी चीजें ली जाएंगी इसी से ली जाएंगी। क्या कहेंगे इसको? आउट ऑफ। क्या कहेंगे मेरे भाई? आउट ऑफ। और ये क्या है? हाउ मच। ठीक है। यानी जब मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया 7/12, इसका मतलब आउट ऑफ 12 आई हैव टेकन 7। मैंने 12 में से 7 ले ली, तो मैं उसे कैसे दिखाऊंगा? 7/12। ये हमेशा याद रहे कि जो हमारी पूरी क्वांटिटी है, अब वो पूरी क्वांटिटी केले की है। आप आगे जाओगे तो बहुत जगह स्टफ मिलेगा, जैसे जब आप प्रॉफिट लॉस में जाओगे तो आपको सीपी मिलेगा, वस्तु की कॉस्ट प्राइस। आप इंटरेस्ट में जाओगे आपको प्रिंसिपल मिलेगा। वही हमारी पूरी राशि होती है। और उस पे मिलने वाला लाभ या उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट यहां होता है। तो हम दिखाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि प्रिंसिपल का 5% ब्याज, ऐसा कहते हैं ना, हमारे मूलधन पे 5% का ब्याज मिला। अभी हम धीरे धीरे इन चीजों को सीखेंगे कि कैसे हम 5% को 1/20 लिखते हैं, तो कैसे हम इसको आउट ऑफ का श्रेणी देते हैं, इसको हम हाउ मच की श्रेणी।
जब हम इसको आउट ऑफ कहते हैं तो ये मेरा प्रिंसिपल हो जाता है, और जब हम इसको हाउ मच कहते हैं ये मेरा इंटरेस्ट हो जाता है, और ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, तो मेरा अमाउंट क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस में भी कर लेते हैं। तो ये चीज बहुत बेसिकली आपको समझ के रखनी है कि आउट ऑफ का और हाउ मच का सीन क्या है, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा संपूर्ण राशि होती है, और हर वो राशि होती है जिसको निकालना होता है, चाहे वह प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे डिफरेंट सवालों में बहुत सारी चीजें को मिलेंगी। आप धीरे धीरे उनको देखोगे। उम्मीद ये करूंगा कि जब मैं इनका यूज करूं तो आप चीजों को पहचानें। सबसे पहले आप फ्रैक्शन समझे। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर को आउट ऑफ क्यों कहते हैं? न्यूमरेटर को हाउ मच क्यों कहते हैं? समझ में आप कहेंगे सर मेरे भाई एक चीज और आप समझ कि अगर फ्रैक्शन है 7/12, तब तो ये बात समझ में आती है आउट ऑफ 12 यू टुक 7। बट कभी कभी आप देखते हो कि फ्रैक्शन 12/7 भी लिखा हुआ मिलता है। कभी कभी फ्रैक्शन क्या लिखा मिलता है? 12/7। तो यहां पर अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं 7 में से 12 कैसे दूं? 7 में से 12 कैसे दूं? दरअसल ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर, मतलब ये ठीक ठाक फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन के रूप में दिखने वाला कालनेमी है, ठीक है। तो इस कालनेमी को हम ठीक कैसे करेंगे? देखिए, कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा न्यूमरेटर नहीं होना, अगर है तो वो क्या करेंगे चेक करिए। 7 है नीचे, 7 इकन्नम 7, एक बार ले जाओगे 7 इकन्नम 7, दो बार नहीं ले जा सकते, 7 दूनी 14 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। 7 इकन्नम 7, बचा कितना? आप कहेंगे सर 5 बचा। कितनी बार गया? एक बार गया। इस एक को सीन से बाहर कर दो, बन गया फ्रैक्शन। यानी 12/7 को एक सही 5/7 लिखते आए हो आप, अथवा ना, यानी 7 इकन्नम 7 5 12/7, यानी हम इसको ऐसा लिखते आए हैं। लिखते आए हैं, इसका कारण आप समझ में आया आपको? आप कहेंगे सर समझ में आया। तो एक चीज और समझ लीजिए, जब भी फ्रैक्शन 1 इज होल 5/7 या इस तरीके का कुछ भी लिखा हो, तो आपको इस फ्रैक्शन को कैसे समझना है? ऐसे समझ, यानी ये इसमें निहित नहीं है, इनका आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ये निहित नहीं है, इनका आपस में जोड़ है। यानी ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर। यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर मेरे पास 4 इज होल नंबर 3/7 और 15 इज होल नंबर 2/3 या 3/14 है, मेरे पास दो संख्याएं हैं, 4 इज होल नंबर 3/7 या 15 इज होल नंबर 3/14, और मुझे दोनों को जोड़ना है। तो अगर मैं इस चीज को समझता हूं कि जब संख्या ऐसी लिखी होती है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब मेरे भाई मैं क्या करूंगा, इसे 4 + 3/7 लिखूंगा और इसे 15 + 3/14 लिखूंगा, हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब बताइए सीन चेंज हो गया, केवल 15 में 4 जोड़ना था यानी 19। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और 3/7 में 3/14 जोड़ना है, आप कहेंगे सर ये भी। तो आप देखिए 7 का 14 में भाग, 7 दूनी 14, दूनी 14, 2 आया, उस 2 का गुना करिए यहां, 3 दूनी 6 प्लस 3 क्या हो गया? 9 हो गया, 9 हो गया। और बटे में क्या लिखेंगे? दोनों में जो बड़ा है? ये इनका जोड़ हुआ, ये इनका जोड़ हुआ 19 इज होल नंबर 9/14। और बहुत स्लाइटली हम बिना किसी परेशानी के ये सवाल इस तरीके से करते हैं, ठीक है। मगर आपको ये समझना जरूरी है, जब आप चीजों को इस वे से समझेंगे तब आप यहां जाएंगे, और जब जरूरत पड़ती है और आप उलझ जाते हैं चीजों में, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट कमजोर। आप जब तक प्रोप्रिएट टाइम में सवाल ना हल कर पाए, आप ये समझते रहिए कि ये आप अपने ऊपर ये लोड मत लीजिए कि मुझे आता नहीं है। दरअसल कोई सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना कठिन होता ही नहीं है जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो अच्छे तक मैट्रिक लेवल की पढ़ाई किया है उसे आए ना। मसला केवल इतना बनता है कि उनके कॉन्सेप्ट, हिडन कॉन्सेप्ट वो समझता है या नहीं है। आप कॉम्पिटिटिव पढ़ाई पढ़ते हो तो स्कूलिंग से चीजों को मत जोड़िए,
अब आप सब कुछ बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सीखने की ओर बढ़ रहे हैं और आपको सीखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसी दलीलें करते हैं कि सर ये हम ऐसे या ट्रेडिशनल क्यों नहीं लगाते। बेटा अगर आप चीजों को ट्रेडिशनली पढ़ रहे हैं यानी आप किसी का पेट पाल रहे हैं, आप मूर्ख बन रहे हैं, आप अपना पैसा जमा कर रहे हैं और आप समय काट रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होना। जो मेहनत करनी है इन तरीकों पे करो, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं होता। बेसिक के नाम पर हम आपको दो का पहाड़ा नहीं रटाने लग जाएंगे, बेसिक के नाम पर हम आपको जो बेसिक है वो पढ़ाएंगे। आप ध्यान दीजिए, कॉम्पिटेटिव जब मुझे परसेंटेज लेसन पढ़ाना उसका मैं बेसिक तैयार कर रहा हूं, मैं फ्रैक्शन से चालू किया हूं अभी। अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप कुछ देर में आपको परसेंट और उसके बाद परसेंटेज और उस पर सवाल बनते क्यों हैं ये सारी चीजें आपको रिवील हो जाएंगी, मगर आपको क्रम से बने रहना है, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझ पाए होंगे, हाँ या ना। क्या इतनी बात आप मेरे भाई समझ पाए हैं? ये चीजें आपकी क्लियर हैं? प्रॉपर इम्प्रॉपर भी क्लियर हो गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गया, ठीक है। तो आ जाइए, आ जाइए, उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर चीजें दिखाई पड़ रही होंगी। तो प्रतिशत क्या है मेरे मुन्ना? अब हम प्रतिशत की बात करते हैं, प्रतिशत क्या है और उसमें परसेंटेज वर्ड क्या है। तो परसेंटेज वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, क्रिया संज्ञा का विशेषण, क्रिया विशेषण नहीं है, संज्ञा का विशेषण। किसी संज्ञा की या सॉरी किसी क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता, संज्ञा की नहीं, क्रिया की विशेषता क्या क्या है? प्रतिशत। और परसेंट क्या है? परसेंट एक फ्रैक्शन है। क्यों फ्रैक्शन पढ़ाया, समझ में आई बात? परसेंट एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। अभी आपने न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन सारी चीजें समझी थी। तो ऐसा फ्रैक्शन जहां अनिवार्य हो कि क्यों हमेशा क्या हो? 100 हो। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्यों हमेशा क्या हो? 100 हो, वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। यानी हर वो फ्रैक्शन जिसका बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर क्या हो? 100 हो, वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो हमेशा आपको ऐसे फ्रैक्शन नहीं मिलेंगे जिनके बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर 100 हो। तो उनके डिनोमिनेटर को 100 करना, करने में आने वाली अड़चनों से मुकाबला करना और कर देने के बाद आने वाले आउटकम में आपस में रिलेशन बनाना, यही सारी चीजें हम प्रतिशतता में सीखते हैं। ठीक है, यानी फ्रैक्शन हमको प्रतिशत फॉर्म में मिले अथवा ना मिले, नहीं मिलेगा तो हम बनाएंगे, बनाने चलेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, दिक्कतें जो आएंगी उनसे निपटेंगे कैसे, इसके सहयोगी कौन है, इसके दुश्मन कौन है, हम बनाकर क्या फायदा पाते हैं, ये सारी चीजें सीखने का काम है प्रतिशतता। ठीक है, यानी ये बात तय हुई कि किसी भी फ्रैक्शन का जिसका डिनोमिनेटर 100 हो वह प्रतिशत कहलाएगा, इसीलिए इसे प्रतिशत भी कहते हैं। प्रतिवर्ड जो देखो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको पता होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो समझो। प्रति, जब भी किसी संख्या का ये ऐसा सिंबल लगाते हैं, दरअसल ये भाग का सिंबल है और ये क्या दिखाने के लिए लगाया जाता है? प्रतिवर्ड दिखाने के लिए लगाया जाता है। प्रति मतलब एक, ठीक है, और प्रति का मतलब केवल एक नहीं होता, एक में से, हर एक में से, हर एक में से। अगर मैं यहां लिखता हूं 100, यानी 100 में से पी प्रतिशत, 100 में से पी क्या हुआ? पी प्रतिशत। 7 आउट ऑफ 100, अब आपको पता चल रहा है आउट ऑफ का मतलब? आउट ऑफ 100 हाउ मच? 7। अगर मुझसे कहे कोई कि 100 में 7, 100 में 7 लेना देना खाना पीना कमाना गंवाना क्या कहलाएगा? 7%। अगर मेरे पास 100 कपड़े हैं, मैं 7 कपड़े दान दे दूं यानी मैंने 7% दान दे दिया। अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं और मैंने 10 रुपए दान दे दिए यानी मैंने 10% दान दे दिया। अगर मैं
100 100 मेरे पास 100, मान लो 100 पेन है, मेरे पास 100 पेन है, मेरे पास 100 पेन है, मैं 30 पेन बांट देता हूं, तो यानी मैंने 30% पेन बांट दिया। एक लाइब्रेरी में 100 किताबें हैं, एक लाइब्रेरी में 100 किताबें हैं, 100 में से 60 किताबें जल गईं, 100 में से 60 किताबें जल गईं, तो कितनी किताबें जल गईं? 60% किताबें जल। आप बात को समझ पा रहे हैं? ये तो बहुत बेसिक सा चीज है, समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर मेरे पास 10 रोटियां हैं और मैं 7 रोटी किसी को देना चाहता हूं, अगर मेरे पास 10 रोटी है और मैं 7 रोटी किसी को देना चाहता हूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने कितना प्रतिशत रोटी उसको दे दिया। तो आप कहेंगे सर प्रतिशत की बात तो तब होगी जब डिनोमिनेटर 100 होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, तो आपको क्या करना है, इसको 100 बनाना है, और 10 को 100 बनाना बहुत आसान है, एक जीरो बढ़ा दो, नीचे बढ़ाया तो ऊपर भी बढ़ा दो। 70/100 क्या दिख रहा है? 70%। हाथ वाना, हाथ वाना मेरे लाल, बताइए। अगर मुझसे कोई कहे कि भैया मेरे पास 25 रुपए है, मेरे पास 25 रुपए है और मैं उसमें से 4 रुपए खर्चा करना चाहता हूं, 25 रुपए में से 4 रुपए खर्चा करना चाहता है, तो वो जानना चाहता है कि वह कितना प्रतिशत खर्चा किया। तो मेरे बेटे, ये 25 है, 100 तो नहीं, तो 25 को 100 कैसे बना सकते हैं? 4 का गुना करके बना सकते। तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 4 का गुना 16 और बटे 100 यानी 16%। यानी अगर 25 रुपए में से वह 4 रुपए खर्चा करता है तो कितना प्रतिशत खर्चा करता है? 16% खर्चा करता है। कोई कहता है भैया मेरे बोर्ड में 500 के पूर्णांक में से, मेरे बोर्ड में 500 के पूर्णांक में से 350 नंबर आ गए हैं, मेरे बोर्ड के 500 के पूर्णांक में से 500 में से, ये वर्ड याद रखें, में से, जिसमें से लेना है उसी को नीचे रखें और जितना लेना है उसको ऊपर रखें। तो अब वो जानना चाहता है कि कितना प्रतिशत अंक मुझको मिला। तो मेरे बेटे बिल्कुल आप 2 जीरो हैं ये ऊपर नीचे काट दो, आपको क्या मिल जाएगा? 35/50। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल मिल गया, मगर प्रतिशत तो हम तब बता सकते हैं जब नीचे 100 हो, और 50 को 100 बनाना कोरिया का बच्चा भी जानता है, कितना होता है मेरे लाल? आप कहेंगे सर 50 दूना 100 होता है और 35 दूना 70 होता है, तो 70/100 क्या हो जाता है बाबू? 70/100 क्या हो जाता है? क्या 70% हो जाता है? क्या इस चीज को मैं अगर थोड़ी सी दिमाग लगाऊं, क्या ऐसे भी हल कर सकता था? क्या अब इसको 100 बनाना था तो 5 का भाग कर देते ऊपर नीचे, 100 बन जाएगा, और इससे काटते तो ये 70 बन जाएगा, तो 70/100 फिर भी 70% आ गया। तो बेटा कहां पे भाग करना है, कहां पे गुना करना है, हम कब सक्सेस होंगे, हम कब नहीं सक्सेस हो पाएंगे, ये सारी चीजें जांचना देखना यही हमारा काम है, यही हम यहां सीखने आए हैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। एक्चुअल में प्रतिशत बनना होता क्या है? ठीक है, ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो मैं आपको आगे ले चलना चाहूंगा, आगे ले चलकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ठीक है? आ जाइए, आ जाइए मेरे भाई, मेरे मुन्ना, फटाफट से आ जाइए। ओके, थोड़ी सी समस्या हो गई कि
हाथ मेरे, मैं रंग बदलना चाहता था और मेरा डाटा ही जो है क्या हो गया, बदल गया। तो कोई बात नहीं, आपको पता है हमारी हिम्मत के बारे में, तो अपनी हिम्मत का प्रयोग करें और उस हिम्मत दोबारा से परसेंटेज प्राप्त करें, परसेंटेज के पूरे सेक्शन को। फिलहाल अभी हम नॉर्मल बोर्ड पर भी बात कर सकते हैं, अगर कोई बात नहीं, आप बस मुझको सेकेंड, और सारी चीजें जो हमने बात करी, सारी चीजें आपकी यहाँ पर गई हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इंटीजर से शुरुआत। अब आपने देखा प्रतिशत क्या है, प्रतिशत किसी का बनता कैसे है। अब हम थोड़ी सी आपसे बात करें, अगर मेरे पास कोई बेटा, मेरे पास कोई एक संख्या हो, जैसे कि सबसे पहली इंटीजर हूं 1 ले लेते, ये फ्रैक्शन नहीं है, क्या इसको प्रतिशत में नहीं बदला जा सकता? ध्यान दें। अब अगर मैं इसको प्रतिशत में बदलना चाहूं, यानी एकदम तय सी बात है कि नीचे 100 चाहिए, नीचे 100 रखना कौन सी बड़ी बात है। आप कहेंगे सर नीचे रखेंगे तो ऊपर भी रखना पड़ेगा, भाई वहां भी रख दिया। एक का 100 में गुना किया, क्या आएगा मेरे लाल? 100 आएगा, और बटे क्या हो गया? 100 हो गया। 100 बटे 100 मतलब 100 बटे 100 मतलब 100%, आया ना? 100 बटे 100 मतलब भाई बटे 100 मतलब प्रतिशत, बटे 100 मतलब प्रतिशत। आपने पीछे भी देखा, जितने में बटे 100 हो गया वो सब प्रतिशत में। तो बटे 100 किसके है? 100 के बटे है 100, इसलिए मैंने क्या लिखा? 100%। और लिखा किसको था मेरे भाई? एक, यानी पहली इंटीजर एक। किसी भी संख्या जैसे एक है तो कितना हो गया? 100% हो। तो इसी तरीके से अगर मैं 2 लिखूं तो कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 3 लिखूं तो क्या हो जाएगा? 300% हो जाएगा। अगर मैं 17 लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1700% हो जाएगा। अगर मैं 95 लिखूं तो क्या हो जाएगा? 95 100% हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, हाँ या ना? अगर अकेले किसी इंटीजर को परसेंट में बदलना है तो आप उस इंटीजर का 100 में गुना करके प्रतिशत में लिखें। है, आप बताइए कि अगर मैं लिखूं 100, अगर मैं लिखूं 100 तो 100 खुद कितना परसेंट होगा? 100 कितना परसेंट होगा? 10,000%। यानी जिस भी इंटीजर को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए उसमें आप 100 का गुना कर दें, वो प्रतिशत में बदल जाए। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 3, हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? आप कहेंगे सर अगर एक का मतलब 100% है, अगर एक का मतलब 100% है, ठीक है, तो अगर मैं इस एक को आधा कर दूं, अगर मैं इस एक को क्या कर दूं? आधा कर दूं, तो ये भी आधा हो जाएगा, यानी 100 आधा होकर क्या हो जाएगा? 50%। 100 आधा होकर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100 आधा होकर क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अब अगर मैं इसको और आधा करना चाहूं, मैं 1/2 को आधा करना चाहता हूं, तो याद रखिए जब भी आप किसी फ्रैक्शन को, जब भी आप किसी फ्रैक्शन को क्या करना चाहते हैं? आधा करना चाहते हैं, आधा करना चाहते हैं। जैसे ये एक्स वाई वाई एक फ्रैक्शन है, आप इसको आधा करना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? XY2, हाँ या ना? यही कर सकते हैं। अगर मैं XY2y को और आधा करना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? XY4, हाँ या ना? इस चीज के द्वारा हम ये समझ पा रहे हैं कि किसी फ्रैक्शन को आधा करना है तो डिनोमिनेटर डबल कर दो, किसी फ्रैक्शन को आधा करना है तो क्या कर दो? डिनोमिनेटर डबल कर दो, हाँ या ना? बताइए, आप ये बात मेरी समझ पा रहे हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन को आधा करना है तो डिनोमिनेटर को अलग कर दो, डबल कर दो, सॉरी डबल कर दो। तो इस तरीके से अगर मैं 1/2 को अब आधा करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? 1/4। और इसी तरीके से अगर मैं 50% को आधा करूं तो क्या मिलेगा मुझको? 25%, हाँ या ना? हाँ या ना? यानी अगर मैं 1 लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं 1/2 लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं 1/4 लिखूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरे भाई इसी तरीके से अगर मैं इसको और आधा करना चाहूं, मैं 1/8 लिखना चाहूं, यानी मुझे इसे आधा करना पड़ेगा। अब 25 को आधा करना है, 25 को आधा करना है। देखिए ये चीज सीखिए, बहुत छोटा है, आप कहेंगे तुरंत 12.5, मगर सीखिए कैसे करते हैं कि 2 से पहले 2 को काटो,
2 इकन्नम, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब 5 को काटेंगे तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 2 से 5 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, बचा कितना, बचा कितना, 1, 1, और उस 1 को अब हम 2 से नहीं काट सकते, छोटा हो गया, 12 इज होल नंबर 1/2%। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसी को आप 12.5%, हाँ या ना, 1/2 को 0.5%। आगे आइए, अगर मैं इनको थोड़ा सा और आधा करना चाहूं तो, इनको अब आधा करना चाहूं, देखो मजा आएगा। इनको और आधा करना है, देखिए आराम से देखिए, अगर इनको आधा करना है यानी इसको आधा करना है तो इसकी वैल्यू भी आधा होगी, और इसकी वैल्यू 2 टर्म में लिखी है, 12 लिखी है, 1/2 लिखी है, और पीछे भी आप समझ में आए हैं कि अगर 12 और 1/2 इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब कि 12 अलग है, 1/2 अलग है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। तो अब बताइए, अगर मैं 12 को आधा करने जाऊं तो क्या लिखूंगा, 12 को आधा करने जाऊं तो क्या लिखूंगा, 1/2 को आधा करने जाऊं तो क्या लिखूंगा, क्या 1/16 की वैल्यू 6 इज होल नंबर 1/4% होनी चाहिए, क्या 1/16 की वैल्यू 6 इज होल नंबर 1/4 होना चाहिए, आप कहेंगे सर बिल्कुल होना चाहिए, और इसी को हम 6.25% भी, यानी 0.5% का मतलब क्या हुआ, 1/2%, 0.25% का मतलब क्या हुआ, 1/4%। ओके, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना बताते जाइए मेरे भाई, हाँ ना बताते जाइए, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं फटाफट से, और आधा करना है और आधा कर देंगे, ठीक है, यहीं कर देते हैं कहो तो, ये किसको और आधा कर देते हैं, ठीक है। अगर हम 1/16 को आधा और करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/32 लिखेंगे, और आप अगर अब समझ पाए हो तो फटाफट से इसको आधा करो, क्या 6 का आधा 3 होगा, क्या 1/4 का आधा 1/8 होगा, क्या 1/32 की वैल्यू 3 होल नंबर 1/8% हुई, आप कहेंगे सर बिल्कुल हुई, क्या 1/8 को हम 0.125% लिख, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या ये आंसर हो गया, क्या आपको ये बात समझ में आई। अगर कहीं आपको 1/8 लिखाई दिखाई दे तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, हाँ या ना। काफी सारे आउटकम आपके सामने आ गए। अब इनमें से एक आउटकम प्यारा सा मैं उठा लेता हूं, ठीक है, और मैं आपको समझाता हूं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नीचे कैसे पकड़ के रखें। जैसे मैंने 1/8, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/8 मैंने लिया, 1/8, 1/8 की वैल्यू आपने क्या पढ़ी, 12.5%, हाँ या ना, पढ़ी कि नहीं, आप कहेंगे सर पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी। अब देखिए, साधारण से एकदम आराम से, अगर मैं चाहूं दोनों पक्षों में मैं 3 का गुना कर सकता हूं, आप कहेंगे सर, यानी 3/8 को मैं क्या लिख सकता हूं अब, 37.5%, हाँ या ना, देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, 12.5 का 3 गुना करके देख, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। 2 का गुना क्यों नहीं किया, अगर 2 का गुना करते तो 1/4 हो जाता, 1/4 की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख, 3 का गुना किया, 4 का भी नहीं करूंगा क्योंकि 4 का करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/8 यानी 1/2, और 1/2 हम पढ़ चुके हैं, तो हम किसका गुना करेंगे, किसका गुना करेंगे, 5 का। दोनों पक्षों में अगर मैं 5 का गुना करूं तो आप देखिए, ये तो बन जाता है 5/8, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बन जाएगी, 62.5%, हाँ या ना, हाँ या ना, यानी मैं 3/8 को क्या कह सकता हूं मेरे लाल, 37.5, मैं 5/8 को क्या कह सकता हूं, 62। तो इन फ्रैक्शन का इन परसेंटेज से और इन परसेंटेज का इन फ्रैक्शन से क्या रिलेशन है, ये रिलेशन आपको बिल्कुल साफ तरीके से याद होना चाहिए। इसको मैं निकाल कर जादू नहीं दिखा रहा हूं, इसको जितना मैं कर रहा हूं इसका नोट्स मेरे साथ बनाइए, और इसका प्रॉपर सा एक आप शीट बनाकर रखिए अपने पास, ये फ्रैक्शंस वैल्यू आपको याद होने, 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है, आपको याद होना, 3/8 की वैल्यू 37.5 होती है, आपको याद होना चाहिए। हम निकाल लेंगे, ये काम नहीं चलेगा, इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सवाल में आएगा तो आपको निकालने का समय नहीं,
तब आपको याद होना चाहिए। और कई बार सवाल ऐसे होंगे कि जब आपको ये वैल्यू याद होंगी तभी आप सवाल को शुरुआत कर सकते हो, या तभी आप सवाल को समय में हल कर सकते हो। याद करना बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान रखें। तो 5/8 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 62 दशमलव। अगर मैं दोनों पक्षों में 7 का गुणा कर दूं, फिर 6 का गुणा क्यों नहीं किया? चूंकि 6 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 का गुणा करूंगा तो 3/4 हो जाएगा, वो 4 वाले सेगमेंट में। हाँ, 75%। 75%। 7/8 देखिए, 7/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 87.5। आया ना? यानी ये सारे 1/8 की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और सभी में देखिए सारे फ्रैक्शन अपने लोवेस्ट टर्म में हैं। यानी ये सवाल में जब भी दिखाई देंगे, तो ये सवाल में जब भी दिखाई देंगे तो आपको डिनोमिनेटर हमेशा क्या दिखाई देगा? 8 ही दिखाई देगा। यानी अगर डिनोमिनेटर 8 दिखाई दे रहा है और क्या फ्रैक्शन अपने लोवेस्ट टर्म में है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इसकी फैमिली के सारे मेंबर आपके सामने हैं, इसके बाहर हो नहीं सकते, क्योंकि 7 से जैसे हम आगे गए 8/8 लिखे तो वो 1 हो जाता है। आया ना? आया ना? यानी 8 में से 1 की वैल्यू क्या है? 8 में से 3 की वैल्यू क्या है? 8 में से 5 की वैल्यू क्या है? 8 में से 7 की वैल्यू क्या है? आया ना? आया ना मेरे भाई? बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई है। इनके वैल्यू आपके सामने है और ये आपको याद होने चाहिए। तो इस पूरे सेगमेंट में 1/8 एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आता है और इससे अच्छे खासे आउटकम। अब जैसे 6/4 मैंने छोड़ा था, अब 3/4 मैंने छोड़ा था। अगर मैं यहाँ 3/4 निकालने जाऊं, यानी मैं दोनों टर्म में 3 का गुना कर दूं, उस टर्म में 3 का गुना किया तो 3/4 आया, इस टर्म में 3 का गुना किया तो क्या आ जाएगा? 75%। तो 3/4 की वैल्यू क्या हो गई? 75%। आया ना? भाई उससे छोटा प्रॉपर फ्रैक्शन इसका बनेगा नहीं, क्योंकि 2/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/4 पता ही है, 3/4, 4/4 1 हो जाएगा। उसके आगे हमको जाना नहीं है। हम इंटीजर इंटीजर तक ही लिमिट हमारी बन जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। हाँ या ना? बोलिए। अगर इतनी चीजें आपको याद हो गई हैं तो क्या आप मुझको चलिए फटाफट से चेक करिए। क्या आप मुझको 11/8 11/8 की वैल्यू बता सकते हैं? क्या आप मुझको 11/8 की वैल्यू बता सकते हैं? आप कहेंगे सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो प्रॉपर बनाओ। बन गया प्रॉपर? क्या है, बन गया प्रॉपर? आप कहेंगे सर बिल्कुल प्रॉपर बन गया। अब प्रॉपर बन गया तो आओ इसका हम एसेसिनेशन करके देखते हैं। एक सही 3/8, 1 इज होल नंबर 3/8। 1 क्या है? इंटीजर है। इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? 100%। 3/8 की वैल्यू अभी आपने क्या पढ़ी थी? 3/8 की वैल्यू आपने क्या पढ़ी थी? 37.5% पढ़ी थी। हाँ या ना मेरे भाई? 3/8 की वैल्यू क्या पढ़ी थी? 37.5% पढ़ी थी। यानी 11/8 की वैल्यू क्या हो गई? 137.5%। हाँ अथवा ना? हाँ अथवा ना? प्रॉफिट लॉस के केस में, इंटरेस्ट के केस में ये क्या बन जाता है? कि आपका मिश्रधन बन जाता है। कि आपका मिश्रधन बन जाता है। क्या कर रहा, क्या ये आपका क्या बन जाता है? एसपी बन जाता है। इस तरीके का न्यूमरेटर आपका एसपी या मिश्रधन बन जाता है, जो बड़ा हो डिनोमिनेटर ना। क्योंकि इसमें क्या क्या होता है? इसमें प्रिंसिपल होता है, इसमें इंटरेस्ट होता है, या इसमें प्रिंसिपल और प्रॉफिट होता है। तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये बात आप ध्यान दीजिए। चलिए आप मुझे बताइए, क्या आप मुझको 15/8 की वैल्यू बता सकते हैं? क्या आप मुझे 15/8 की वैल्यू बता सकते हैं? आ गया? चलिए। आप कहेंगे सर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो प्रॉपर बनाएंगे। 8 इकन्नम 8, 7/8 यही हुआ। चेक करिए क्या यही हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही हुआ। इसका मतलब है एक का मतलब 100
और 7/8 का मतलब क्या हुआ 87.5, यानी कुल मिलाकर 187.5%। अथवा ना, हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। अब मेरे भाई आप समझिए, आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे। 15/8 को मेरे भाई मैं क्या लिखूंगा, 15/8 को मैंने तय किया कि सबसे पहले मैं 15 को 16 माइनस 1 लिख दूं। 15 को क्या लिख दूंगा, 16 माइनस 1 लिख दूंगा। आपको पता है कि न्यूमरेटर अगर इस तरीके से है तो डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल किया जा सकता है। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस 1/8, ये किस्सा बन गया। तो 2 का मतलब 200%, 2 का मतलब 200%, और 1/8 का मतलब 12.5%। तो इसकी वैल्यू भी क्या हुई 187.5%, हाँ या ना? इसकी वैल्यू भी क्या हुई 187.5%। चेक करिए इस चीज को, आपको ये दोनों तरीके आने चाहिए। कभी कभी आपको सीधे चलना पड़ सकता है, कभी कभी उल्टे चलना पड़ सकता है। सीधे चलते हैं हम इस तरीके से, और कभी कभी जरूरत पड़ी तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये तरीके जब आप सीखे रहेंगे तभी जरूरत पड़ने पर किसका कैसे यूज करना है आप जान पाएंगे, ठीक है ना? जी बिल्कुल। इस तरीके की वैल्यूज आप निकालने पर जोर दीजिए, निकालने की कोशिश भी आपके लिए हितकर होगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छे, ये चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ गई हूं, ऐसा उम्मीद करता हूं। और मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अभी हमने देखा कि एक की वैल्यू हमारी क्या हो गई थी मेरे भाई, 100% हो गई थी। एक की वैल्यू क्या हो गई थी, 100% हो गई थी। तो मैंने उसको आधा किया था। अब की बार क्यों ना मैं उसको एक बार तिहाई करके देखूं, मैं उसके 3 हिस्से कर दूं, मैं उसके 3 हिस्से कर दूं। अगर मैं इसके 3 हिस्से करना चाहूं, अब यहां पर काम आएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके लिए आप भाग रहे थे। देखो, मैं इसके 3 हिस्से करना चाहता हूं, तो 3 से 10 को काटो, 3 तिया 9, बचा क्या, एक। एक ने 0 के साथ मिलकर 10 बना लिया, फिर 3 तिया 9, अब कितना बचा, एक, जिसको मैं 3 से नहीं काट सकता, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 33 इज होल नंबर 1/3%, आया ना? क्या इसी को हम 33.33% भी कह सकते हैं? आप कहेंगे सर, यानी 0.33% का किससे लेना देना है, 1/3 से। 0.33% का किससे लेना देना है, 1/3 से, हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल, बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल रुक नहीं सकता इतना, हाँ। अब हम तिहाई कर रहे हैं तो पहले एक बार इसको और तिहाई करके देख। अब जैसे कि आधा करने पर डिनोमिनेटर को डबल करते थे, वैसे तिहाई करने पर डिनोमिनेटर को 3 गुना कर देंगे। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/9। मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा मेरे भाई, 1/9। और मैं अब इस वैल्यू को जब तिहाई करूंगा, यानी 3 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे यहां क्या मिलेगा और यहां क्या मिलेगा, यानी 1/9 की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 1/9 की वैल्यू मेरी क्या हो गई, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, हाँ या ना? यानी 0.11% की वैल्यू क्या हुई, 1/9%।
यानी केवल 1/9% को आप क्या लिख सकते हो, 0.11%। आया ना, ये तो हो गया इसको तिहाई करना। अगर मैं इसको आधा करता तो, अगर मैं इसको आधा करता तो क्या लिखता, 1/6 लिखता। कि आधा करता तो डिनोमिनेटर को डबल करता, और आधा कर रहा हूं तो अब इस वैल्यू को आधा करूंगा। तो इस वैल्यू को कैसे आधा कर सकता हूं, 33/2, 33 को आधा कर दिया और 1/6 को आधा कर दिया। आया ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब जब मैं 33 को आधा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 16 1/2। आया ना, चेक करिए, अगर मैं 33 को आधा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 16 1/2। और यहाँ क्या है, 1/6। मैंने आपको क्या सिखाया, इंटीजर को अलग कर लो, अब फ्रैक्शन में आ जाओ, 2 से 3 में भाग करो, 2 तिहाई 6, 3 का 1 में गुना, 3 का नम 3, 3 और प्लस 1 कितना हुआ, 4, 4/6 यानी 2/3। 1/6 की वैल्यू क्या आ गई मेरे लाल, 1/6 की वैल्यू क्या आ गई, 16 इज होल नंबर 2/3%, यानी 16.67%। आया ना, 16.67%। बोलिए फटाफट से बताइए, हाँ या ना। हाँ या ना आप बता सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप हाँ ना बताते जाइए, कुछ आप भी फट दिखाइए हमारे लिए। चलिए बहुत अच्छे। अब अगर मैं यहाँ पर जो मुझको आउटकम मिले हैं, थोड़ा उन आउटकम से मैं थोड़े से आउटकम और निकालना चाहता हूं। जैसे जैसे कि आपके पास है, कि आपके पास है। अब अगर मैं इसको आधा करूं, यानी 1/6 को मैं आधा करूं, पहले एक को ले, 1/6 को ले लिया। अगर मैं इसको आधा करूं तो क्या लिखूंगा, 1/12। और 1/6 की वैल्यू क्या है, 1/6 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 1/6 की वैल्यू है 16 इज होल नंबर 2/3। 1/6 की वैल्यू क्या है, 16 इज होल नंबर 2/3। और अगर मैं इसको आधा कर रहा हूं तो मैं इसको भी आधा करूंगा और इसको भी आधा करूंगा, यानी 1/12 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1/12 की वैल्यू मेरे लाल क्या निकल कर आएगी, ये चेक करिए, क्या 1/12 की वैल्यू आपको मिली, हाँ या ना मिली। 1/6 की वैल्यू आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो 1/6 की वैल्यू 16 इज होल नंबर 2/3, और अगर 1/6 की वैल्यू इतनी है तो 1/12 की वैल्यू, हाँ या ना। अब देखो, चाहे आप 1/9 को आधा करो या 1/6 को क्या कर दो, तिहाई कर दो, हर हालत में आपको क्या मिल जाएगा, 1/18 मिल जाएगा। चेक करो, आप 1/9 को आधा करो, 1/6 को तिहाई करो, दोनों हालत में आपको क्या मिल जाएगा, 1/18 मिल जाएगा। तो आप जहां से भी निकालना चाहें, जहां से भी आपकी इच्छा आपके मन में जाग रही है कि नहीं ये इच्छा है मेरी, वहां से आप कर सकते हैं। जैसे आपने 1/9 की वैल्यू, 1/9 की वैल्यू ले ली, उसे आधा करेंगे तो आप 11 को भी आधा करेंगे, और आप 1/9 को आधा करेंगे तो 1/18 हो जाएगा। 1/9 को आधा करेंगे तो 1/18 हो जाएगा, हाँ या ना। बोलो बोलो मेरे भाई, क्या ये बात आपको सही लग रही है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही लग रही है। तो अगर मैं इसको आधा करने जाऊं, 11 को आधा करने जाऊं, तो कौन सा बच्चा हिंदुस्तान में ऐसा है तो ये नहीं पता कि 11/2 की वैल्यू इतनी होती है। जिसको नहीं पता है वो आधार कार्ड की कॉपी, 2 फोटो और मोबाइल नंबर लेकर आ जाए, ओटीपी जाएगी, फोन पर ओटीपी जाएगी मेरे भाई, और आपका दिमाग इंस्टॉल कर दें, आपके दिमाग को हम इंस्टॉल कर दें जहन में। बात समझ में आई आप मेरी बात समझ, मैं वही कहना चाहता हूँ जो, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/18 हो गया। इनका संगम कैसे होगा, 2 9 18, 9 1 के 9, 9 1 10, 10/18 यानी 5/9, यानी 5 इज होल नंबर 5/9, 5 इज होल नंबर 5/9। बोलिए हाँ या ना।
बोलिए भाई, जोड़ना आपको जैसे मर्जी आप जोड़ सकते हो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपको जैसे मर्जी आप चीजों को जोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है ना। मैं आपको केवल एक तरीका बता सकता हूं, वो तरीका जो आपके काम आएगा, मैं आपको तरीका बता सकता हूं, तो ये तरीका था। तो इस तरीके से आपने थोड़ा ध्यान दीजिए, आपने 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/9 और 1/12, 1/18, 1/16, इन सब की वैल्यू 1/32 की भी वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको पता है कि यहाँ बीच में 1/5 आता है, उसकी वैल्यू क्या होगी। मेरे मुन्ना, अगर ये भी हमको बात करनी पड़े तो मैं कर देता हूँ। 1/5 की वैल्यू क्या होगी? 1/5 की वैल्यू मेरे भाई 20% होगी। 1/5 की वैल्यू क्या होगी? 20%। आप कहेंगे सर यहाँ 1/7 है, 1/7 की आपने बात नहीं की, तो वो करेंगे बेटा, अभी करें 1/7 की प्रॉपर बात, ठीक है। और किसकी बात करेंगे हम? 1/10 की बात कर ले। 1/5 की वैल्यू पता चली, 1/5 को आधा करने पर 1/10 आता है। परसेंटेज वैल्यू भी आधा कर दे। क्या कोई किसी को दिक्कत होगी? किसी भी प्राणी को दिक्कत होगी? कोरोना आएगा तो भी नहीं। तो चलिए अब हम 1/7 की बात, मेरे भाई 1/7, 1/7, एक की वैल्यू क्या है? 100 है। और 1/7 करेंगे यानी 100/7 कर रहे हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर रहे हैं। 7 इकन्नम 7, बचा 3, 7 चौके 28, बचा 2, 2 यानी 1/7 की वैल्यू क्या आई? 1/7 की वैल्यू क्या आई? 14 सही 2/7। 1/7 की वैल्यू क्या आई मेरे भाई? 1/7 की वैल्यू क्या आई? 14 सही 2/7। अब अगर मैं इसको आधा करूं तो 1/14 पाऊंगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और 14 को आधा करूं तो 7 पाऊंगा, और 2/7 को आधा करूं तो 1/7 पाऊंगा। यानी 1/14 की वैल्यू, 1/14 की वैल्यू, हाँ या ना। आप देखिए, मैंने 2 की फैमिली को पहले लिया, निपटा दिया, और 2 की फैमिली में आपको ज्यादातर डिनोमिनेटर क्या मिले? 2, 4, 8, उससे रिलेटेड। 3 की फैमिली को लिया, 3 की फैमिली को निपटा दिया, उसमें ज्यादातर डिनोमिनेटर क्या मिले? 3 या 9। अब आप देख रहे हैं कि हम 7 की फैमिली में चल रहे हैं तो हमको 7 ही डिनोमिनेटर मिलेगा। 11 की फैमिली में जाएंगे, 11 डिनोमिनेटर मिलेगा। तो पहचानने का एक सरल तरीका है कि अगर फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में है, आप देखिए उसका डिनोमिनेटर क्या है। वो डिनोमिनेटर जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा है वहीं दिमाग लगाइए, पूरे फंक्शन में मत दौड़िए, केवल जिस जहां से उसका डिनोमिनेटर बिलोंग कर रहा है उसी सेगमेंट में चले जाइए, आपको मिल जाएगा आंसर। फिर थोड़ी सी आदत और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम इन चीजों को समझ पाए, ठीक है। बाकी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपने बचपन में साइकिल सीखा था ना, रोज जाते थे साइकिल सीखने, कभी लगता था, लौट आते थे, पढ़ते थे, लगता था ना कि भाई हुआ, कल चला रहे हो आप। ठीक इसी तरीके से आप इसको भी चला पाओगे, बस आप धीरे धीरे उसी क्रम में लगे रहें जैसे कोई व्यक्ति सीखता है। आप ये उम्मीद कर बैठते हैं कि हम बस आए, एक क्लास बस निपट गया, अब हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ये तय है। आपको धीरे धीरे करके हर चीजों को सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और उसे अपना बनाना पड़ेगा। कैसा अपना बनाना पड़ेगा? जैसे आपने बचपन में क ख ग घ पढ़ा था, मगर इतना ज्यादा बार उसको रटा कि अब जिंदगी भर आप नहीं पढ़ते हो मगर वो आपको याद रहता है। ठीक इसी तरीके से आप इनको चीजों को पढ़ रहे हो, उनको इतनी मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए कि ये आपके दिमाग में एकदम एबीसीडी और क ख की तरह बैठ जाएं। कि जब तक ये टॉपिक आपके दिमाग में क ख ग और एबीसीडी की तरह नहीं बैठेंगे, तब तक जितना समय दिया जाता है उस समय में उतने प्रश्न कर पाना मेरे भाई नामुमकिन है। यानी आपको सवाल पढ़ने से सवाल पढ़ते ही वक्त आपको समझ में आ जाए कि सवाल कौन से सेगमेंट से आया है, क्या इसकी नीड है, क्या इसकी वर्डिंग है, ये ऐसे निपट जाएगा। सवाल पढ़कर समझकर फिर लगाऊंगा, ऐसा कोई भी बच्चा सिलेक्शन नहीं लेता, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। मगर ये कि अगर कोई बच्चा ये समझे कि भाई सर आप जो कह रहे हो उस वहां तक तो मैं पहुंचने की अभी सोच भी नहीं सकता, मगर मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो आए थे एकदम वीक बैकग्राउंड से, मगर उन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। आप रोज थोड़ा थोड़ा गेन करते हैं, और अगर कोई बहुत बेसिक की चीजों में जोड़ घटाने में या कक्षा 6, 7, 8 की चीजों में आपको दिक्कत है, तो उन क्लासों में जाइए, वहां की बुक लीजिए और उसको भी एक बार रिवाइज करके पढ़कर देखिए, उसको समझ कर देखिए, उसे करने की कोशिश करिए, वहां से भी सीखिए और यहाँ से भी सीखिए। आपका बेसिक भी ठीक होता रहे, आपका एडवांस भी ठीक होता रहे, आप अपने आप एक अच्छे एस्पिरेंट बने। अब अगर आपको मेहनत नहीं करनी है, आप पहले से कमजोर हैं, तो ये उम्मीद लगा बैठना अपने आप से कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, आपके लिए बहुत कठिनाई पैदा।
अगर आपने उम्मीद करी है, आपने अपने आप से विश्वास कराया है, तो आप उतनी मेहनत करिए। आप जाइए, आप बुक पर 6, 7, 8 की बुक पर मेहनत करिए। वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आप बहुत वीक हैं, तो अगर आप ठीक हैं, आपका मैथमेटिक्स ठीक था, तो आप आइए, और आपको जिस क्रम में ले चल रहा हूं उस क्रम में धीरे धीरे, बहुत आसानी से, आराम से, हमेशा आपको बहुत रंगीले तरीके का क्लास नहीं मिले। आपको आराम से चीजें सीखनी है, आराम से बैठिए, डबल स्पीड में कर लीजिए, आराम से चीजों को सुनते जाए, जैसा आपका स्टेटस हो, और चीजों को मल्टीपल बार समझिए, देखिए, आपको निश्चित रूप से नई चीजें मिलेंगी सीखने को। उन चीजों को अपने साथ जोड़िए, बस बात बन गई। यही है भाई। एक होता है किसी चीज का बनाना, और एक होता है किसी चीज का तराशना। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बच्चा तैयार हो रहा है, उसको हम तराश रहे हैं। बनाना है तो हथौड़ा उठाए, गर्म किए, पीट पाट के दे दिए। मगर जब जिस चीज को तराशा जाता है, जैसे हीरा, अगर हम बहुत जोर लगाएं तो टूट के भाग जाएगा, खंडित हो जाएगा। उसको धीरे 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 खुरच खुरच के तराशना पड़ता है, तब उसकी वैल्यू इतनी होती है। अगर आपको भी अपनी वैल्यू करवानी है, तो इसके लिए आपको अपने आप को तराशना होगा, मेहनत करनी होगी, विश्वास करना होगा, और पहले कहीं एक चैनल पर लगकर पहले उसको पूरा पढ़ो। इतने से अच्छा समय कभी रहा नहीं था, इतना बढ़िया समय कभी नहीं रहा था। अगर इस समय में भी अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी मेहनत खोट है। जब आपको सारा स्टफ ऑनलाइन, अच्छे से अच्छे टीचर, अब हम लोग 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं जो आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अब इस समय पर बस अब एक चीज की रिक्वायरमेंट है, आपकी मेहनत। जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली हो या आप किसी बड़े शहर में हो, आप अपने घर गांव में भी बैठ के अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, मगर डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, उस सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप कहीं भी दुनिया में रहें, चीजें आपकी प्रिपेयर नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको इस चीज पर बिल्कुल फोकस करना है, ध्यान देना है। आ जाइए, 1/14 की वैल्यू मेरे ला, 1/14 की वैल्यू निकल आई। इतना काफी होगा। इसके आगे आप 28 भी कर सकते हैं, इसका तिहाई करके 21 भी कर सकते हैं। इसका तिहाई कर दीजिए, 21 हो जाएगा। इसका तिहाई किया, इसका तिहाई किया, यानी इसका तिहाई करूंगा। इसका तिहाई करूंगा तो क्या करूंगा, 14/3 लिखूंगा, और 2/21 लिखूंगा, यही लिखूंगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। 14/3 को मेरे लाल क्या लिखूंगा, 14/3 को मैं लिखूंगा 3 चौके 12, 2/3, आया ना। और ये 2/21 है। आप कहेंगे सर बिल्कुल अब इन्हीं को जोड़ना है, तो 3 सते 21, 7 दूनी 14, 2 16/21, यानी 4 सही 16/21%। 4 सही 16/21%। बहुत कम इनकी जरूरत है, शायद ही इनकी जरूरत पड़े आपको। अगर आपको जानना है, आप निकाल सकते हैं, आपको निकालने का तरीका आ गया है तो आप निकाल सकते हैं। आप निकालते रहिए फटाफट से आती रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, 1/7, 1/14, 1/21, आया ना। चलिए 1/11 की बात करते हैं। चलिए देखिए, अगर अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूं, एक की वैल्यू मैंने आपको बताई, मैंने आपको एक की वैल्यू बताई, मैंने आपको 1/2 की वैल्यू बताई, मैंने 1/3 की वैल्यू बताई, मैंने 1/4 की वैल्यू बताई आपको, 1/5 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू, 1/8 की वैल्यू, 1/9 की वैल्यू। एक बटा नौ की वैल्यू, 1/10 की वैल्यू। अभी हम चर्चा कर लेंगे, आपको 1/11 की वैल्यू पता चल जाएगी। 1/12 की वैल्यू आपको बता चुके हैं। 1/13 बाकी है, बहुत जरूरत भी नहीं पड़ता, मगर हम देख लेंगे। 1/14 की वैल्यू बता चुके हैं आपको, ठीक है। 1/14 की वैल्यू हम बता चुके हैं। 1/15 की वैल्यू आपको अपने से निकालना है। 1/16 की वैल्यू बता चुके हैं। 1/17 की वैल्यू जरूरत नहीं, क्या जरूरत नहीं पड़ेगी,
जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी कभी हो सकता है बेटे 1/17 उसके आगे की जरूरत। आप फिलहाल की चीजें, इतनी चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए। क्रम में आ जाइए, आपको जो बाकी है वो करा देते हैं, ताकि फ्रैक्शन के एटलीस्ट आपको ये सारी चीजें। 1/11 1 का मतलब 100/11, 100/11 का मतलब 9 इज होल नंबर 1/11। इसी को हम क्या कहते हैं? 9.9%। 1/13 वैल्यू 100/13 क्या हुआ? 91। आप रेयर ही देखोगे इसका यूज, आपको नहीं मिलेगा, है ना? ये सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हैं। अब आप 1/11 की जानते हैं, 1/22 का अगर आपको जरूरत है आप निकाल लीजिए, अपने कॉपी में निकाल के रखिए। मैं तो कहूंगा बिल्कुल निकाल के रखिए, जो बेसिक है कम से कम इतने आपको पता। बहुत लोग 13 की बात ही नहीं करते हैं। 14 हमने बता दिया है, 15 आप निकालिए अपने से, करिए देखिए। 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 ना कर सकें। अगर बेसिकली आपको 13, 14 तक याद है, दैट इज इनफ। इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। भरने को तो हम कॉपियां भर जरूरत नहीं। अगर इतने फ्रैक्शन की डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू और इन परसेंटेज वैल्यू का डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहीं मुझे 5/7 एक फ्रैक्शन दे, कहीं मुझे 5/7 एक फ्रैक्शन दे दिया। चेक करिए, मुझे कहीं 5/7 एक फ्रैक्शन दे, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुरंत जान जाऊंगा कि ये 5 गुने 1/7 है, ये 5 गुने 1/7 है, और 1/7 की वैल्यू मैंने पढ़ रखी है। याद करो, 1/7 की वैल्यू हमने पढ़ रखी है। क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या ऐसा कुछ था? क्या ऐसा कुछ था? हाँ या ना? और इसमें गुना किसका करना है हमको? केवल 5 का करना है। केवल किसका गुना करना है? 5 का। तो 14×5 = 70, 5 दूनी 10, 10/7 यही गुना हुआ भाई। 5 का गुना होगा, अगर यहाँ प्लस है का मतलब तो प्लस होता है, इसका गुना इसमें और इसी का गुना इसमें, यानी 14×5 70 और 5 दूनी 10, यानी 70, 10, 7। अब आप कहेंगे सर ये बड़ा तो नहीं चलेगा, तो कम कर दो। कैसे करेंगे? 70 को अलग करो पहले। 10/7 को क्या लिख सकते हैं? 1/3/7। चेक करो, 10/7 को क्या लिख सकते हैं? 1/3/7। आप कहेंगे सर यहाँ प्लस लगेगा, आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा। तो 70 और 1 71, 71/3/7। आपको पता चला कि 5/7 की वैल्यू मुझको निकालनी पड़ गई, तो मैंने कैसे फटाफट से पता लगा लिया। इनका फायदा क्या है? हाँ या ना? अब मुझे कहीं 42 सही 3/7% क्या दिया था? 42 सही 3/7%। और मुझे सवाल में जरूरत थी कि इस परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदल लूं। आपको सवाल में इसकी खूब जरूरत पड़ेगी। मुझे जरूरत है कि मैं इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलूं। मैं क्या कर लूं? मैं 3 इनमें से कॉमन ले लूं। मैं 3 इनमें से, सॉरी यहाँ 6, मैं 3 इनमें से कॉमन ले लूं। अगर मैं 3 इनमें से कॉमन ले लेता हूं, तो क्या मिल जाएगा? 14 सही 2/3। हाँ या ना? आप कहेंगे भैया इसकी वैल्यू तो आपको 1/7 पता थी, और गुने 3 है, तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 3/7। इनका फायदा हमें किस तरीके से होने वाला है? हम फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर फटाफट से बदल लेते हैं, तो इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन में आपको काफी मजा आया होगा, आप काफी चीज सीखते होंगे। जो इनके कन्वर्जन पर हमने बात करी थी, इस पर हम थोड़ी सी करेंगे और हम सवाल पर आ जाए। आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नए सेशन में शानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।